हेलो क्लास 12th। आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख व्यावसायिक सेल या बैटरी की जो बाज़ार में जो सेल या बैटरी आती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। अब हम बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी होती है कि जब बहुत सारे सेलों को, ठीक है ना, जब दो या दो से अधिक सेलों को हम श्रेणी क्रम में आपस में जोड़ देते हैं तो वो बैटरी कहलाती है। यानी बैटरी जो है वो दो या दो से अधिक सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है, उसको हम बैटरी कह देते हैं। अब सेल होते कितने प्रकार के हैं? तो सबसे पहले हमने बात करनी है सेल के प्रकार कि सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल हमारे सामान्यतया तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल, प्राइमरी सेल। पहला आपका आता है प्राथमिक सेल। दूसरा आपका आता है सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल, ठीक है। और तीसरा आपका होता है ईंधन सेल, फ्यूल सेल, जिसको हम कहते हैं ईंधन सेल। तो हमारे तीन प्रकार के सेल होते हैं। प्राथमिक सेल जो होते हैं वो यूज एंड थ्रो सेल होते हैं। यूज एंड थ्रो यानी उसको हम प्रयोग करने के बाद फेंक देते हैं, उन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जाता है। यानी हम प्राथमिक सेल में हम कह सकते हैं जिन्हें पुनः आवेशित न किया जा सके, यानी ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित न किया जा सके। जैसे हम देखते हैं ना आपके घरों में जो घड़ियों में जो सेल होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एक बार यूज होते हैं, खत्म हो जाता है, फेंक देते हैं, नया सेल लाते हैं। तो प्राइमरी सेल कौन से सेल होते हैं कि जो यूज एंड क्या होता है, यूज एंड थ्रो, खरीदा और फेंक दिया। सेकेंडरी सेल होते हैं जिन्हें आवेशित किया जा सकता है, जिन्हें आवेशित किया जा सकता है, जिनको हम बैटरी भी कहते हैं सामान्यतः। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है तो वो आपके सेकेंडरी सेल के अंदर आते हैं, जिन्हें हम दोबारा रिचार्जेबल, जिनको हम कहते हैं, जिनको हम पुनः आपका रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक। ईंधन सेल होता है जो ईंधन की ऊष्मीय ऊर्जा को, ईंधन की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ईंधन की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं बिना किसी ऊष्मीय इंजन की, बिना किसी ऊष्मीय इंजन के। जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा ना, गाड़ियों में क्या होता है कि जो ईंधन की जो ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा, ईंधन जलता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिससे गाड़ी के हेडलाइट वगैरह जलते हैं। उसके अंदर एक बैटरी होती है जिसमें बिजली स्टोर्ड होती है ना। तो वहां पर क्या लगा रहता है, हीट इंजन लगा रहता है गाड़ी के अंदर। तो जनरली क्या होता है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए एक हीट इंजन की आवश्यकता होती है, ऊष्मीय इंजन की। लेकिन ईंधन सेल, जो फ्यूल सेल होते हैं, वो एक ऐसे उपकरण है जो बिना ऊष्मीय इंजन की सहायता से ईंधन की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित यानी चेंज करते हैं। बिना हीट इंजन के जो हीट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको हम ईंधन सेल कहते हैं। तो हमने इन तीनों सेलों के बारे में पढ़ना है कि ये तीन प्रकार के जो व्यावसायिक सेल हैं इनके बारे में पढ़ना है। अब किसी सेल को बाजार के हिसाब से अच्छा होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। यानी हम कहते हैं कि रासायनिक सेल को व्यावसायिक रूप से प्रयोग में लाने के लिए दो आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। अब दो आवश्यकताएं क्या होती है? पहला, छोटा होना चाहिए, छोटा व वहनीय, यानी लाने ले जाने में आसानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सेल बना दिया, बैटरी बन गई बड़ी सी, लाने ले जाने में दिक्कत है तो वो उतना अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो सेल हो वो छोटे साइज का हो और लाइट वेट हो, हल्का हो, ताकि उसको लाने ले जाने में आसानी हो। नंबर दूसरा कि जो वोल्टेज में गिरावट है, वोल्टेज में जो गिरावट होगी वो लगातार होनी चाहिए, वोल्टेज में गिरावट लगातार होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल हमने प्रयोग किया, एकदम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई बहुत ज़्यादा और सेल बंद हो गया, ऐसा नहीं।
कि वोल्टेज में जो गिरावट होगी वो लगातार होनी चाहिए, अचानक गिरावट नहीं होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि सेल अभी काम कर रहा है और अचानक से बंद हो गया, ऐसा नहीं। सेल काम कर रहा है, धीरे धीरे उसकी वोल्टेज कम होते जाएगी, तो एक कंडीशन के बाद वोल्टेज 0 हो जाएगी। तो जो गिरावट है वोल्टेज में गिरावट, वो क्या होनी चाहिए, धीरे धीरे होनी चाहिए। तो हमने 3 प्रकार के सेलों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। तो आपको प्राथमिक सेल में 2 सेल पढ़ने हैं सामान्यतया। एक तो ड्राई सेल, जिसको हम शुष्क सेल कहते हैं, जो हमारे घरों में प्रयोग होता है, ड्राई सेल, ठीक है ना। और दूसरा हमने पढ़ना है मरकरी सेल। दूसरा पढ़ना है हमने मरकरी सेल। आप याद रखना, जो मरकरी सेल होता है इसको हम नाम देते हैं बटन सेल। बटन सेल भी कहा जाता है। बटन सेल यानी जो हाथ घड़ी, जो रिस्ट वॉच होती है, उसमें छोटे से जो सेल लगे रहते हैं, है ना। जो सुनने वाली मशीन होती है, कान सुनने वाली मशीन, उसमें भी बहुत छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, वो मरकरी सेल के अंदर आते हैं। ठीक, हम हाथ घड़ी में अगर कभी देखें तो उसमें जो छोटा सा एक सिल्वर के रंग का जो सेल होता है, वो मरकरी सेल कहलाता है। शुष्क सेल, जो सामान्य सेल जो हम अपने घरों में, घड़ियों में वगैरह में प्रयोग करते हैं, उसको हम कहते हैं शुष्क सेल। तो आज हम इन सेलों के बारे में बात करेंगे, जो प्राथमिक सेल में जो शुष्क सेल होता है पहला। ठीक, तो जो ये शुष्क सेल है, इसका जो शुष्क नाम है, शुष्क नाम एक मिथ्या है सामान्यतया, क्योंकि शुष्क से अगर हम शुष्क का रिलेशन निकालें तो हम कहेंगे उसके अंदर जो पदार्थ भरा है सेल के अंदर, वो ड्राई होगा। लेकिन आपको पता है कि यदि किसी सेल के अंदर जो वैद्युत अपघट्य भरा है, अगर वो ड्राई होगा, शुष्क होगा, तो उसमें आयनों का निर्माण नहीं होगा। आयन कब बनते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में बनते हैं। यदि किसी सेल के अंदर का जो मटेरियल है, अगर वो मटेरियल आपका ड्राई है, तो ड्राई कंडीशन में कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जैसे नमक है, शुष्क अगर नमक है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर नमक का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है तो वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो वैसे ही शुष्क कहा जाता है, लेकिन शुष्क नहीं होता है, ये लुगदी नुमा होता है, ठीक है ना। जो इसके अंदर पेस्ट भरा रहता है, जो पदार्थ भरा रहता है, उसकी लुगदी बनाई जाती है सेमी सॉलिड फॉर्म में। ना तो वो पूर्णतया द्रव होता है, ना ही पूर्णतया ठोस होता है। अब शुष्क सेल का निर्माण कैसे होता है, देखिए हम इसका निर्माण करते हैं। शुष्क सेल में क्या होता है, एक जिंक का सिलेंडर होता है। आप इसको अपने घर में देख भी सकते हैं। अगर आपके पास कोई खराब सेल पड़ा हुआ है घड़ी का, उसको तोड़ के आप देख सकते हैं, आपको यही कंपोनेंट दिखेंगे जो मैं बना रहा हूं। ठीक, एक जिंक का सिलेंडर होता है। ये जिंक का पूरा पात्र जिंक का बना होता है और ये एनोड की तरह कार्य करता है। ये किसकी तरह कार्य करता है, एनोड। इस पात्र के बीचों बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ रखी रहती है। ये ग्रेफाइट, या ग्रेफाइट अपर रूप है कार्बन का, तो हम इसको कार्बन भी कह सकते हैं, कार्बन की छड़। लेकिन क्योंकि कार्बन कुचालक होता है, कार्बन का जो अपर रूप है ग्रेफाइट, वो सुचालक होता है, तो ये कार्बन की छड़ कैथोड की भांति कार्य करती है। ठीक है ना। एक पतले पेपर द्वारा एनोड और कैथोड को पृथक किया जाता है। कि किसी, जैसे वो होता है ना गत्ता, तो ये पेपर हो सकता है, कोई अर्धपारगमी झिल्ली हो सकती है, कोई गत्ता हो सकता है। तो इससे एनोड और कैथोड को अलग किया जाता है। एनोड के चारों ओर, ये देखो बाहर एनोड है, तो एनोड के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा रहता है। जिंक क्लोराइड सूक्ष्म मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और कैथोड के चारों ओर, ये जो कैथोड है इसके चारों ओर भरा रहता है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और CNE किसका चूर्ण, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भरा होता है। इस सेल को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, ऊपर से बंद कर दिया, और एक पीतल की टोपी इसमें लगा दी जाती है, इस ग्रेफाइट रॉड की, ताकि ये टूटे नहीं। इसके चारों ओर एक पीतल की टोपी लगा दी जाती है। ये हमारा एक सेल का निर्माण हो गया। ठीक, जिसमें क्या है, जिंक का एनोड है, जो पूरा पात्र होता है वो जिंक का बना है, और उसके बीचों बीच में एक कार्बन की छड़ पड़ी रहती है जो कैथोड का कार्य करती है। एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एनोड और कैथोड को पृथक किया जाता है।
एनोड के चारों ओर अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भर दिया जाता है। कैथोड के चारों ओर क्या भर दिया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण भर दिया जाता है। ये आपका शुष्क सेल प्रिपेयर हो चुका है। आप तोड़ के देखना, आपके सेल में आपको यही चीजें दिखेंगी। ठीक, अब रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि हमें पता है कि जो कोई भी सेल है वो रिडॉक्स अभिक्रिया पे कार्य करता है, यानी उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होंगी। देखिए मैं यहीं पर आपको रिएक्शन बताता हूं। सबसे पहले अभिक्रिया होगी एनोड पर। कहां पर अभिक्रिया होगी? एनोड पर। अब आप देखिए एनोड किसका बना हुआ है? जिंक का। तो एनोड पर जो जिंक धातु है ये ऑक्सीकृत होती है Zn2 पॉजिटिव में। एनोड पर जो जिंक धातु है वो ऑक्सीडाइज हुई Zn2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। ये इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ द्वारा, अब आंतरिक परिपथ से नहीं जाएंगे, ये ध्यान देना। इसीलिए सेल जब रखा रहता है तो वो कार्य नहीं करता। ये सेल कब कार्य करेगा? जब हम इसके प्लस और माइनस एंड को किसी वायर के थ्रू जोड़ेंगे, है ना। जब तक आप प्लस और माइनस को नहीं जोड़ेंगे तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए माध्यम चाहिए। तो जैसे ही जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, यदि हम इस माइनस और प्लस को एक तार के द्वारा जोड़ दें और बीच में कोई उपकरण लगा दें, सपोज करो हमने इस तरीके से जोड़ा और प्लस माइनस को जोड़ा और यहाँ पर कोई एक बल्ब लगा दिया, तो क्या होगा? ये बल्ब जलने लगेगा, होगा ना। क्यों? क्योंकि ये एनोड वाले सिरे से इलेक्ट्रॉन त्यागे गए और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं ये कैथोड पर ग्रहण किए जाएंगे। अब कैसे? देखिए दूसरी अभिक्रिया हम लिखते हैं कैथोड पर। अभिक्रियाएं थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इसलिए आपको याद रखनी पड़ेंगी। देखो कैथोड पर क्या होता है, जो अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, ये जो अमोनियम आयन है और जो MnO2 भरा है चारों ओर, ये MnO2 इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं? जो MnO2 है, ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में और जो NH4 पॉजिटिव है ये कन्वर्ट हो जाता है NH3, यानी अमोनिया निकलने लगती है, 2 NH3, और जल के एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है ना। क्या किया? देखिए कैथोड की रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए आपको याद करनी पड़ेंगी। कैथोड पर जो अमोनियम आयन है और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है Mn2O3 में, है ना, और जो NH4 पॉजिटिव है वो कन्वर्ट हो जाता है NH3 में और जल के एक अणु का निर्माण होता है। अब पूरी अभिक्रिया को यदि हम जोड़ दें तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाएंगे। अब पूरी इक्वेशन को आप जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन क्या बची है हमारे पास? Zn प्लस ट्वाइस NH4 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO2। अब पहले इसको बैलेंस देख लीजिएगा, शायद ये बैलेंस नहीं होगी मेरे हिसाब से। हाँ नहीं है बैलेंस, तो इसको ट्वाइस Mn2O3 कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा? ट्वाइस MnO2 गिव्स, क्या बचेगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस ट्वाइस NH3 प्लस H2O। ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन है। एग्जाम में ये इक्वेशन लिखने को आती है कि शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं। ठीक, अब होता क्या है देखिए, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग रही है और किस में बदल जा रही है? Zn2 पॉजिटिव में। तो यहां से जिंक आयन नीचे निकलते हुए आएंगे सारे, यानी ये जो पात्र है, ये पात्र जो जिंक का बना हुआ है ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn2 पॉजिटिव में। Zn2 पॉजिटिव कहाँ आ जाएंगे? सॉल्यूशन में। तो जिंक का पात्र का भार जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और इस जिंक के पात्र में छेद हो जाते हैं छोटे छोटे, जिससे अंदर का वैद्युत अपघट्य कहाँ निकल आता है? बाहर आता है। इसी को कहा जाता है सेल का लीक होना। आप देखना जो घरों में ड्राई सेल होते हैं वो एक समय के बाद लीक हो जाते हैं। लीक होने का कारण क्या है? क्योंकि जिंक का पात्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि जिंक धातु आयन में बदल जा रही है।
तो पात्र धीरे धीरे खत्म होगा और एक समय बाद इस पात्र में छेद हो जाते हैं और छेद होने के बाद अंदर का वैद्युत अपघट्य कहाँ निकल आता है, बाहर निकल आ जाता है। इसको सेल का लीक होना कहते हैं। आजकल जो सेल आ रहे हैं वो लीक प्रूफ सेल हैं, उनके बाहर से एक स्टील की परत और चढ़ी रहती है, ठीक है ना, स्टील या किसी अन्य धातु का। तो क्या करते हैं, ये जो आपका सेल बना हुआ है पूरा, इस सेल के बाहर एक किसी अन्य धातु की परत और चढ़ा देते हैं, ताकि अंदर का वैद्युत अपघट्य जब आए तो वो सेल से बाहर ना निकल पाए और हमारा उपकरण खराब ना हो, ठीक है ना, क्योंकि जब वैद्युत अपघट्य उपकरण के अंदर चला जाएगा तो वो उसको खराब कर सकता है। इसीलिए जो सेल होता है उसके बाहर से एक अन्य धातु की परत भी चढ़ा दी जाती है और जिसके कारण ये सेल कहलाते हैं आपके लीक प्रूफ सेल। अब ये जो शुष्क सेल है, इसका जो वोल्टेज होता है, यानी इससे कितना विभव उत्पन्न होगा, वो 1.25 वोल्ट से लेकर 1.5 वोल्ट के बीच में विभव उत्पन्न होता है। आप घर में अपने घड़ी के सेल को देखना, उसमें लिखा भी होगा 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर कोई उपकरण आपका 3 वोल्ट से चलता है, सपोज करिए कोई रेडियो है, कोई टॉर्च है, हम कहते हैं ना किसी टॉर्च में 2 सेल लगते हैं, किसी टॉर्च में 3 सेल लगते हैं, किसी रेडियो में 4 सेल लगते हैं। क्या है, वो उपकरण कितने वोल्टेज पे काम करता है। यदि कोई टॉर्च आपका 3 वोल्ट पे काम करता है तो आपको 2 सेलों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक सेल से जो पोटेंशियल मिलेगा 1.5, दूसरे सेल से भी 1.5, तो ये कितना हो गया आपका 3.0 वोल्ट। यदि कोई आपका 4.5 वोल्ट से चलता है तो 3 सेल आपको लगाने पड़ेंगे उसमें। तो इसी तरीके से सेलों को आपस में जोड़कर किसी उपकरण को चलाया जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।